जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के लेसन नंबर 2 गॉस के प्रमेय के बारे में चर्चा करने वाले हैं और गॉस के प्रमेय से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दें, क्योंकि यहाँ हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ताकि लड़का बचे हुए कम से कम समय में अपने बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है हमारा वैद्युत फ्लक्स। तो जानना ये ज़रूरी है कि वैद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है। तो अगर हम हमारे वैद्युत क्षेत्र में कोई भी काल्पनिक पृष्ठ ले लें, उस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। जैसे मान लीजिए हम किसी सड़क पर एक साथ 10 लोग चल रहे हैं और वो सड़क जाकर आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और अगर एक सड़क से एक साथ 5 लोग गुजरते हैं तो वही तो फ्लक्स है हमारा। मतलब दिए गए पृष्ठ से एक साथ कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, वो उस क्षेत्र से संबंधित वैद्युत फ्लक्स है। मतलब वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या हुई कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमने कोई वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई लिया और इसमें अगर कोई पृष्ठ है डीए, छोटा सा कोई पृष्ठ है डीए, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी ए। मतलब दिए गए क्षेत्र के सापेक्ष अगर हम समाकलन कर दें तो ये हमारे वैद्युत फ्लक्स की माप है। आपने पढ़ा होगा ये अदिश गुणनफल है। ए डॉट बी का फार्मूला ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ये इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। मतलब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र। तो हमने अभी पढ़ा कि हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी ए। मतलब कि अगर हमें ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पता है और डी ए मतलब क्षेत्रफल का मात्रक पता है, तो हम हमारे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं हम। सबसे पहले फाई ई का मात्रक क्या हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आपने पढ़ा था एफ अपान क्यू 0। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू 0। एफ बल का है और क्यू क्या है हमारा आवेश। बल का मात्रक क्या हुआ न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्या न्यूटन प्रति कूलाम। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। एमकेएस पद्धति में ही मात्रक हम लेते हैं, वरना सीजीएस पद्धति में क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इन सभी को लिखें तो मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हमारा मात्रक। अब अगर हम वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र निकालें तो विमीय सूत्र भी आपने पढ़े होंगे इनके। बल का विमीय सूत्र, अरे न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन मतलब बल का मात्रक, कूलाम मतलब आवेश का मात्रक। तो बल का मात्रक न्यूटन है, तो विमीय सूत्र क्या है ml की पावर -2। आवेश है कूलाम,
तो भाई Q बराबर क्या होता है, IT। I विद्युत धारा, विद्युत धारा का बीमी सूत्र कैपिटल A, और T समय, तो आवेश का बीमी सूत्र हो गया AT। मीटर स्क्वायर, तो भाई दूरी का बीमी सूत्र L, तो ये हो गया L स्क्वायर। अगर सभी को शामिल करें तो ml क्यूब, अरे L और L स्क्वायर, तो L इंटू L स्क्वायर L क्यूब। T है तो भाई भाग देते तो खाते घटाते हैं, अगर ये -2 है, -2 में से 1 घटाओगे -3, और A को ऊपर लेके आए तो A की पावर -1, मतलब बीमी सूत्र क्या मिला। इसके बाद का जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का टॉपिक है गॉस का प्रमेय, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब गॉस का प्रमेय कहता क्या है? गॉस का प्रमेय कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ का मतलब हमारे पास घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, ये बंद पृष्ठ है। अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इससे बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे हम अगर बात करें कि 2 गुने की, तो भाई हम कहें कि x का 2 गुना, 2 से गुणा किया आपने, 3 गुणा, 3 से गुणा किया आपने। हम कह रहे हैं आवेश का 1/ε0 गुना। तो अगर हमारा आवेश Q है तो हम 1/ε0 से गुणा करेंगे ना, तो मिलेगा क्या, Q/ε0। तो यही हम कह रहे हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे संबंधित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब phi E = Q/ε0। तो गॉस का प्रमेय क्या कह रहा है कि गॉस का प्रमेय कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। यदि किसी पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल आवेश Q है तो गॉस के नियम के अनुसार अभी हमने कहा तो कि phi E = Q/ε0। ये हमारे गॉस का प्रमेय है। अब जरूरी है गॉस के नियम की उपपत्ति, क्योंकि गॉस के नियम की उपपत्ति गॉस के नियम के साथ जरूर पूछी जाती है। अब आते हैं गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति पर, ध्यान से देखेंगे क्योंकि बड़ा ही आसान है। अगर ध्यान से समझे तो बहुत आसान प्रमेय है ये। यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है, किसी भी आकृति का बंद पृष्ठ हम लेकर चल सकते हैं। मान लेते हैं ये एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर एक आवेश है Q। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P से संबंधित एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना हम एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्षेत्रफल लेकर चल रहे हैं। इस क्षेत्रफल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और यहाँ क्षेत्रफल सदिश मतलब इस पर लंब लेना होता है, ds है, जो हमारे वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो हमने क्या कहा कि माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर आवेश स्मॉल q स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु
P से संबंधित अल्पांश क्षेत्रफल, मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल ds है। तो सबसे पहले ये देखें कि इस अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, अल्पांश क्षेत्रफल लिए हैं तो भाई फ्लक्स भी अल्पांश ही होगा, डी फाई ई बराबर क्या होगा भाई, अभी तो फॉर्मूला पढ़ा आपने कि फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। अब अगर बात करें ई की, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/r² इंटू डी ए। और अभी तो आपने पढ़ा था कि E डॉट डी ए बराबर किसके होता है, E डॉट डी ए बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा के, याद आ रहा है, ये ई डी ए कॉस थीटा के बराबर है। तो E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, और ये डी ए कॉस थीटा/r² को एक साथ कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि हमारा घन कोण डी ओमेगा बराबर किसके होता है, तो डी ए कॉस थीटा/r² के बराबर होता है। मतलब इस राशि की जगह पर हम हमारे घन कोण डी ओमेगा की वैल्यू रख सकते हैं ना। तो हो क्या जाएगा कि डी फाई ई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। ये तो हमारे इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ना, और हमें तो इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, अब इसका हम क्या करें, क्षेत्रफल के सापेक्ष इंटीग्रल कर दें, तो डी फाई ई, तो फाई ई इज इक्वल टू, वैल्यू रख दी जाए, वैल्यू क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सभी राशियाँ कांस्टेंट है, क्योंकि जो आपने आवेश रखा है उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वेरिएबल की तरह कौन ट्रीट कर रहा है, डी ओमेगा। तो इंटीग्रेशन भी तो केवल डी ओमेगा का, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इंटीग्रल डी ओमेगा। अब डी ओमेगा की वैल्यू क्या है, घन कोण की, घन कोण की वैल्यू होती है 4 पाई, 4 पाई मतलब 720 अंश। इसकी वैल्यू रख दी जाए तो फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नोड भी कहते हैं। तो फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0 या फिर Q/एप्सिलॉन नोड। यही तो गॉस का प्रमेय है आसान। तो गॉस के प्रमेय में कोई समस्या नहीं है, बस ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चलते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं।
तो यहाँ दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक टॉपिक है अनंत विस्तार के आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अनंत विस्तार की आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम कोई तार लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई तार है अनंत विस्तार का, मतलब बहुत बड़ा तार है अनंत विस्तार का, और ये एक समान रूप से आवेशित है। ये एक समान रूप से आवेशित है। अगर ये एक समान रूप से आवेशित है तो इससे फ्लक्स तो निर्गत होंगे ही ना, लेकिन अभी हमने कहा कि ये अनंत विस्तार का है। जब विस्तार हमें पता ही नहीं है तो फिर निकलने वाले फ्लक्स की गणना हम करेंगे कैसे? तो इसके लिए हम इस दिए गए पृष्ठ के समरूप एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ मतलब जैसा चालक तार है उसी के समरूप एक पृष्ठ खींचा जाए अपनी इच्छित लंबाई का। तो हम इसके चारों ओर अपनी इच्छित लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो हम सबको पता है कि तार बेलनाकार होता है, मतलब ये जो पृष्ठ हम खींचेंगे वो भी कैसा होगा? बेलनाकार ही तो होगा। अब ये हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, इसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल l, और त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल r। अब अगर हम बात करें इसके पृष्ठ पर अगर कोई क्षेत्रफल ले लें, मान लीजिए यहाँ अगर कोई क्षेत्रफल हमने ले लिया तो ये क्षेत्रफल इससे निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E के समांतर है। लेकिन अगर हम कहीं यहाँ पर क्षेत्रफल लेते हैं तो ये क्षेत्रफल हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो हमारे पास फार्मूला क्या था? फाई E बराबर E डॉट dA, और E डॉट dA बराबर E dA cos थीटा। भाई अगर ये ऊपर और नीचे वाले पृष्ठों की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ना, और cos 90 इज इक्वल टू 0, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 0। मतलब इन ऊपर और नीचे वाले पृष्ठों से कोई वैद्युत फ्लक्स निर्गत होने वाला नहीं है। जो भी फ्लक्स निर्गत होगा केवल और केवल इसके इन पृष्ठों से, और बेलन के इन पृष्ठों से बेलन का वक्र पृष्ठ बनता है। मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ से ही केवल वैद्युत फ्लक्स निर्गत होना है। कंफर्म है कि वैद्युत फ्लक्स इस ऊपर और नीचे वाले भाग से निर्गत नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर और नीचे वाला भाग वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और cos 90 इज इक्वल टू कितना है? 0। फ्लक्स जो भी निर्गत होगा केवल इन पृष्ठों से निर्गत होगा, और ये हमारे बेलन के वक्र पृष्ठ का निर्माण करते हैं। कंफर्म है? तो हम लेके चलते हैं। मान लिया हमने कि माना एक अनंत विस्तार का, अच्छा देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, मार्कर चेंज कर दे रहे हैं। माना एक अनंत विस्तार का एक समान आवेशित तार है, आवेशित तार है जिसकी प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व, तो भाई प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व को बोलते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q अपान L है। अब इसके समरूप स्मॉल l लंबाई तथा स्मॉल r त्रिज्या का एक
गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब हमने कहा कि गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स केवल वक्र पृष्ठ के कारण है, तो इसके वक्र पृष्ठ पर हमने क्या किया, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। तो इसके अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो अल्पांश क्षेत्रफल है तो डी फाई ई बराबर, फॉर्मूला क्या था, E डॉट डी ए, तो E डॉट क्षेत्रफल ds है तो E डॉट ds, और E डॉट ds बराबर होता क्या था, E ds कॉस थीटा, तो थीटा तो यहाँ 0 डिग्री है ना, और कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो डी फाई ई बराबर E ds। ये तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब हम जानते हैं चूंकि संपूर्ण क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो अभी गॉस के प्रमेय में हमने क्या किया, संपूर्ण फ्लक्स के लिए इंटीग्रल कर दिया ना, तो इंटीग्रल E ds, तो फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रल ds, क्योंकि क्षेत्रफल ही तो यहाँ वेरिएशन में है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो फिक्स है। अब ds मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल होगा कितना, हमने कहा कि क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के बराबर, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, एच मतलब हाइट, ऊंचाई तो एल के बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल, ये निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है। अब इसमें अगर हम गॉस का प्रमेय अप्लाई कर दें, अगर हम गॉस का प्रमेय अप्लाई कर दें, तो आपको भी पता है कि गॉस के प्रमेय से आपने क्या पढ़ा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, और फाई ई की वैल्यू हम निकाल नहीं चुके हैं। फाई ई की वैल्यू कितनी है, ई इंटू 2 पाई आर एल, और ये क्यू अपान एप्सिलॉन 0, इसे ट्रांसफर कर दें तो E बराबर 1 अपान 2 पाई आर एल क्यू अपान एप्सिलॉन 0, थोड़ा सा सेपरेट करें तो ये 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं Q अपान L इंटू में R। अब सॉल्व करें तो E बराबर, आपने पहले क्या पढ़ रखा था, आपने पहले पढ़ा था कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम जानते हैं, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अगर हम जानते हैं तो 2 से भाग हमने कर दिया और 2 से गुणा, और ये Q अपान L क्या है, अभी बताया हमने कि आवेश का रेखीय घनत्व है लैम्डा बराबर Q अपान L, मतलब इसकी वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, लैम्डा। तो E बराबर मिला क्या, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान R। ये हमारे अनंत विस्तार के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समझ में सबको आ रहा है, एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर ध्यान दें तो कुछ भी यहाँ मुश्किल नहीं है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जानना जरूरी ये है कि गोलीय कोश क्या है। गोलीय कोश का मतलब है खोखला गोला। जैसे प्लास्टिक की बॉल आपने देखी है ना, जो प्लास्टिक की बॉल है अंदर से खाली है, ये खोखला गोला है। तो यहाँ पर हमें इस खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब अगर गोला खोखला है तो स्थितियां हमारे पास 3 बन सकती हैं। पहली स्थिति,
कि जो हम बिंदु ले रहे हैं वो बिंदु उस खोखले गोले के पृष्ठ पर हो, या तो उस पृष्ठ के बाहर हो या तो उस पृष्ठ के अंदर हो। हम तीनों स्थितियों पर चर्चा करेंगे कि यदि हमारा दिया गया बिंदु खोखले गोले के पृष्ठ पर है, यदि बाहर है और यदि अंदर है। तीनों स्थितियों पर चर्चा करेंगे। बड़ा आसान है, बस ध्यान से देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक खोखला गोला है और इस खोखले गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर। इस खोखले गोले के पृष्ठ पर, भाई अंदर से तो खाली है ना ये, तो इस खोखले गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, एक समान रूप से इस पर आवेश वितरित है। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई बिंदु इस पृष्ठ के बाहर है, तो पहले हम मान लेते हैं कि बिंदु है कैपिटल P जो इस बिंदु से बाहर है। अब इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। डायग्राम समझ रहे हैं कि हमारे पास एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बाहर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आते हैं हम, मान लिया हमने माना एक कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। यदि इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु कैपिटल P है, तो हम पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं कि यदि बिंदु गोलीय कोश के बाहर है, तो अगर बिंदु गोलीय कोश के बाहर है तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस बिंदु से इस गोलीय कोश के समरूप एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ हमेशा दिए गए पृष्ठ के समरूप ही होता है। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा और इस बिंदु से संबंधित एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने ले लिया ds। तो केंद्र से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र भी तो इसी दिशा में होगा, मतलब दोनों क्या है, समांतर है। तो हम लेके चल रहे हैं कि माना बिंदु P गोलीय कोश के बाहर है, तो इससे बद्ध दिए गए पृष्ठ के समरूप गॉसियन पृष्ठ की रचना की, जिस पर अल्पांश क्षेत्रफल कितना है, ds है। अब क्या करें, तो इस क्षेत्रफल से निर्गत, इस क्षेत्रफल से निर्गत अल्पांश क्षेत्रफल की बात हो रही है,
इस क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर क्या होता है भाई, ई डॉट डी एस, और अभी हमने कहा था ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा, तो डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, तो दोनों तो समांतर है ना, थीटा बराबर 0, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी एस, ये इस अल्पांश क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स है। अब क्या करें, तो संपूर्ण क्षेत्रफल से निर्गत, संपूर्ण क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालें, तो इसका क्या करा जाएगा, इंटीग्रेशन, तो फाई ई बराबर इंटीग्रल डी फाई ई, तो फाई ई बराबर, अब डी फाई ई का वैल्यू कितनी है, ई डी एस, अब ये फाई ई बराबर ई इंटीग्रल डी एस, अरे इंटीग्रल डी एस का मतलब है संपूर्ण क्षेत्रफल, तो ये गोला है और गोले का क्षेत्रफल मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है। अब अगर हम आ जाएं गॉस के प्रमेय से या गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से क्या पढ़ा हमने, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, और फाई ई की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो ई बराबर 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, या ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन अगर हम आवेश घनत्व लेकर चले, तो भाई वहां पर लंबाई दी गई थी, तो आवेश का रेखीय घनत्व निकाला हमने, यहां हमें क्षेत्रफल दिया गया है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व निकालेंगे। लेके चलते हैं कि गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर, फॉर्मूला हो जाएगा Q अपान ए, अरे ए मतलब ये गोले का क्षेत्रफल है, जो मूल गोला आपने लिया है, तो Q अपान, अरे मूल गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी मिल गई, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहां रख दीजिए। अगर ये वैल्यू रख दें तो क्या मिला, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर नहीं कटेगा भाई, ये कैपिटल आर है, ये आर स्क्वायर, तो बचा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो ये तो तब के लिए है जब हमारा दिया गया बिंदु गोलीय पृष्ठ के बाहर है। कंफर्म है? ये गोलीय पृष्ठ के बाहर है तब ये फार्मूला है। दो कंडीशन बच गई कि अगर गोलीय पृष्ठ पर है और या अगर गोलीय पृष्ठ के भीतर है। तो दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा कि यदि बिंदु गोलीय पृष्ठ के भीतर है। तो आइए चलिए दूसरा टॉपिक लेके चल रहे हैं कि यदि बिंदु गोलीय पृष्ठ पर है तो भाई अब सबको ध्यान से देखिएगा कि अगर बिंदु गोलीय पृष्ठ पर है तो ये बिंदु की दूरी अगर बाहर था तो कैपिटल आर थी,
और अगर इसके पृष्ठ पर आ गए तो दूरी तो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी ना। मतलब अगर ये गोलीय पृष्ठ पर है तो दूरी किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर। तो इसलिए E बराबर, फार्मूला अभी आपने निकाला था सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो ऊपर कैपिटल आर स्क्वायर था, नीचे स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू अब तो कैपिटल आर के बराबर है ना। तो भाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। कंफर्म है। तीसरी कंडीशन कि यदि बिंदु गोलीय पृष्ठ के अंदर है। अब एक बात बताइए कि वैद्युत फ्लक्स दिए गए आवेश से हमेशा बाहर की ओर फैलता है। एक टॉर्च जलाएं तो टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश बाहर की तरफ ही तो जाएगा। क्या ये टॉर्च के अंदर भी प्रवेश करेगा? नहीं। तो ये जहां आवेश स्थित है ना, फ्लक्स उससे बाहर ही निकलेंगे। इसका मतलब अंदर तो कोई फ्लक्स आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि अंदर अगर आप फ्लक्स गुजारना चाहते हैं तो आवेश यहाँ केंद्र पर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि चूंकि गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर Q बराबर कितना है? 0। अगर Q बराबर 0 है तो सिग्मा भी तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि भाई सिग्मा बराबर आपने पढ़ा था Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर Q 0 है तो सिग्मा भी क्या हुआ? 0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, जो फार्मूला आपको मिला था सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आर अपान आर स्क्वायर, यही तो फार्मूला था। सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, यहाँ कैपिटल आर था और नीचे स्मॉल आर। अगर सिग्मा की वैल्यू 0 कर दे तो ये 0 से गुणा करने पे टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी ना। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी? 0। मतलब अगर दिया गया बिंदु इस पृष्ठ के अंदर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई? 0। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। इसी के साथ जय हिंद,